यस वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में आज हम रीकैप पे थोड़ा कम टाइम लगाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ सिंपल न्यूरल नेटवर्क पढ़ी। दूसरा हमने इंट्रोडक्शन टू कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा। हमने ये समझा कहाँ यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। इमेज एंड फीचर्स, इमेज के फीचर्स की बात की। कर्नल्स की बात की जिसका हम फिल्टर्स भी कहते हैं। और हमने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात की, जो बेसिक यूनिट होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की बात की। सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमने किया, आर्किटेक्चर इसका देख लिया था हमने। फिल्टर्स आज हम देखेंगे, शायद पुलिंग से हमने शुरू करना है जी। श्योर। रीकैप हो गया, हमने सीधा जा रहे हैं पुलिंग पे। फिल्टर्स हमने पढ़ा रही थे तो अब हम पुलिंग पे जाएंगे, स्ट्राइड पढ़ेंगे, बैटिंग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द इमेज चैनल्स। आप इमेजेस में आपने न्यूरल नेटवर्क में ग्रे स्केल इमेजेस भी होती हैं और आरजीबी इमेजेस भी होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि अब हम आरजीबी इमेज की बात करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल कमर्शियल सेक्टर में जाओ, आरजीबी चैनल्स आपके पास ये 3 चैनल्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इमेजेस आर फुल ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट्स कॉल्ड फीचर्स। इधर थोड़ा सा आपको इमेजेस के फीचर्स का आइडिया दें। देखें, आप कोई फेस, जैसे हमारा एक प्रॉब्लम है कि गिवन इमेज कैट का इमेज है या नॉन कैट का इमेज है। सो कैट का इमेज अगर इमेज के अंदर है तो उसमें कैट की आइज़ होंगी, कैट की नोज़ होगी, कैट की मूंछें होंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये वो फीचर्स हैं जो किसी कैट की प्रेजेंस को इंश्योर करते हैं। अगर किसी इमेज में ये फीचर है तो वो इमेज कैट इमेज है, अगर ये फीचर उसमें नहीं है तो वो कैट इमेज नहीं है। तो असेंशली हमारा काम क्या है कि किसी इमेज, हमारा का मतलब जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि हम जो मॉडल बनाते हैं उसका काम क्या है कि वो इमेजेस को इस तरह प्रोसेस करे कि उसमें से ऐसे फीचर्स निकलें जो उसको क्लासिफाई करने या किसी भी डाउन स्ट्रीम टास्क में उसे हेल्प कर सके। ये नया लफ्ज़ है, कि मैंने पहले भी बोला था कि डाउन स्ट्रीम टास्क क्या है कि मैंने सारे फीचर निकाल लिए, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ, मैं रिग्रेशन करना चाहता हूँ, मैं उस इमेज की डिस्क्रिप्शन बनाना चाहता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। तो ये जो सारे काम हैं ये फीचर्स की बेस पे होते हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, फीचर निकालते हैं इमेज के, और उसके बाद उन फीचर्स को किसी भी डाउन स्ट्रीम टास्क पे अप्लाई कर देते हैं और अपना काम कर लेते हैं। फीचर्स, पहले मुझे ये बताएं कि हाउ एजेस इज द फीचर। एग्जाम्पल दें, एजेस को आप फीचर क्यों कहते हैं? सो शेप इज एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ कर्व्स एंड एजेस। तो आपके पास अगर एक बुक है, आप बुक डिटेक्शन मॉडल बना रहे हैं, तो बुक में सबसे पहला फीचर है कि यार ये बुक जो है ना ये एक स्क्वायर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर उसको 3D में देखेंगे तो यार ये मल्टीपल स्क्वायर हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे। हम इसको यूं पुट कर लेते हैं कि हम एक गेम खेलते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और यही पिक्चर जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है विद साइड्स फीचर, दिस पिक्चर, मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप दूसरे बंदे से गैस करवाओ। वो गेम का नाम मुझे नहीं पता बट ऐसे ही होता है, हाँ, ठीक है। explain मैं कहता हूँ कि करके। पिक्चर का नाम नहीं बताना, लेकिन बस ऐसे उसको चीज़ें बताओ कि उसको पता चल जाए क्या है। आप उसे कहेंगे लेंथी है, स्क्वायर है, सेंटर में होल है, साइड एजेस हैं, कॉर्नर है, शार्प है, देर आर मैनी सिमिलर प्रोजेक्ट। तो आप उसका ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी चीज़ें बताओ कि वो एक्चुअली दूसरे के माइंड में पेंट हो जाए। तो आप फीचर्स के थ्रू दूसरे के माइंड में पेंट कर रहे हो पिक्चर, वो एग्जैक्टली बता दे कि ये है। सो जो आप चीज़ें वो पेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको बताने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। दैट वाज इजी। ये हमारा हो गया था हाउ सीन एंड वर्क्स। एनिमेशन अच्छी है। हाँ, इसको एनिमेशन क्योंकि अच्छी है, इसको हम 2-4 दफ़ा वैसे ही चला देते हैं। कॉन्सेप्ट हाँ। जरा अच्छा डिलीवर कर देगी, कैट वर्सेस नॉन कैट। कैट भी बड़ी मॉडल है और सही उसने, मुझे भी बनाई। हाँ, मेकअप सही किया हुआ है, बड़ी मॉडलिंग टाइप कैट लिया उन्होंने। सो ये देख लिया आपने, आई थिंक डॉक्टर साहब, जी जी, दैट्स अ पॉइंट। हाँ। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। आगे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा उन्हें। Look what is happening. Pixel by pixel, pixel by pixel, a set of pixel by pixel image recognition convolution। मैंने इस पूरे प्रोसेस को, इस सिर्फ आप कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं।
picking up the patterns. This is very important slide, I would say. फीचर मैप. अब ये जो हो रहा है, हमने यहाँ स्लाइड पढ़ाना है आगे. नहीं आगे ये इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा. देखिए इसमें आपको जो ब्लू है वो आपका एक्चुअल इमेज है और उसके ऊपर जो उसके ऊपर एक स्क्वायर मूव कर रहा है 9 छोटे स्क्वायर से जो बने, दैट इज योर फिल्टर. ठीक है. अच्छा, अब ये जो मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं कि ये कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब ये मूव करता है तो रिजल्ट के तौर पे एक नंबर जनरेट होता है. सो ये हमने जहन में रखना है कि जब हम एक इमेज के ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट के तौर पे हमें एक नंबर मिलता है. ठीक है. उसके बाद फ़िल्टर आगे मूव कर जाता है, जैसे पिक्चर के अंदर फ़िल्टर आगे मूव कर रहा है. छोटे मैट्रिक्स को फ़िल्टर कहते हैं. बाय द वे मैंने इसके 3 नाम बताए थे. मैंने बताया था ये फ़िल्टर भी है, ये कर्नल भी है और ये फ़ीचर डिटेक्टर भी है. ठीक है. ये तीनों इंटरचेंजेबल चीज़ें हैं. इन तीनों को मतलब है ये जो छोटा मैट्रिक्स है जो मूव कर रहा है पिक्चर के ऊपर, ये फ़िल्टर या कर्नल है. अच्छा, अब इसका जो रिज़ल्ट निकल रहा है ऊपर जो आपको बड़ा ग्रीन मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, दैट इज़ योर फीचर मैप. और हमने जस्टिफाई किया था कि यार ये किस तरह का नाम है, फीचर मैप. तो आइडिया ये है कि अगर मेरे पास एक फीचर डिटेक्टर है जो वर्टिकल लाइंस डिटेक्ट करता है और जब मैं उसको एक इमेज के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ कॉन्वोल्यूशन करके, तो फीचर मैप के अंदर हर वो जगह जिधर वर्टिकल लाइन थी वो पूरी की पूरी जगह जो है उनका मैप मौजूद होगा. आप इट्स अ मैप ऑफ वर्टिकल आपने लाइंस. कभी वो थ्रेड्स से बनी हुई पिक्चर्स देखी है? देयर आर आर्टिस्ट जो थ्रेड्स से, स्ट्रेट थ्रेड्स से किसी का फेस ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी वो बच्चे करते हैं. दे विल यूज स्ट्रेट थ्रेड, धागों से. अब वो थ्रेड्स जो हैं वो हमेशा स्ट्रेट होंगे, ठीक है, लेकिन पिक्चर जब किसी का फेस बनता है तो वो राउंड भी होगा, कर्वी भी होगा, उसके अंदर हर चीज़ होगी, लेकिन धागा कहीं भी कर्व नहीं हो रहा होता. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसके अंदर वर्टिकल लाइंस से ही सारा कुछ आपका ओवरऑल एक्सट्रैक्ट होता है. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस. तो ऐसा ही है कि जैसे एक पिक्चर है आपके सामने, उसके ऊपर एक ब्लैंक सा पेपर रख दो और फिर आप उसके अंदर एक छोटे छोटे पैचेस में पिक्चर को देखते जाओ और छोटे छोटे फीचर एक्सट्रैक्ट करते जाओ, अंडरस्टैंड करते जाओ, ब्रेन में पेंट करते जाओ. इवेंचुअली जब आप नीचे तक पहुंचते हैं तो आपके ब्रेन में पिक्चर पेंट हो चुकी है. तो आप नोट बना रहे होते हैं, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, एंड देयर इज सम स्केच दैट इज कमिंग इन योर माइंड. सो स्ट्रेट लाइन से मुराद ये नहीं कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो पिक्चर कैसे पेंट होगी. एक इवन कर्व लाइन के अंदर भी स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं. देयर आर टाइनी स्ट्रेट लाइन जहाँ जहाँ होंगी. सर ने कहा जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन्स होंगी. ऐसा नहीं होगा ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दैट डिपेंड्स कि आप किस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं. मैं वापस आके इसी एनिमेशन पे आपको स्ट्राइड का एग्जांपल दे देता हूँ. ये जो फिल्टर मूव कर रहा है, एक स्टेप, 2 स्टेप, बीच में देखें कितनी कॉलम्स को या रोज को छोड़ता जा रहा है. एक स्टेप है 1. अगर आप सामने सिर्फ इसको देखें तो ये एक इसका ये स्ट्राइड है. कहीं कभी 2 भी होगा, 3 भी होगा, जो भी होगा वी विल सी दैट. सो दिस इज सिंपल. इसको आप कह लेते हैं जो ये ऊपर मूव कर रहा है फिल्टर, ये स्ट्राइड्स हैं. और इसका सीक्वेंस देख लें, ऐसे ही होता है. डिफरेंट फिल्टर्स का डिफरेंट सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस विल रिमेन द सेम. सीक्वेंस विल रिमेन द सेम. और स्ट्राइड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इससे हम डायमेंशनैलिटी रिड्यूस कर सकते हैं. अगर स्ट्राइड साइज बड़ा होगा तो हमारी डायमेंशन जल्दी कम हो जाएगी. अगर ये बात समझ में नहीं है, ये सिर्फ एडवांस ये सामने हुई है. स्ट्राइड 1 पे देखें आपके पास Exactly. हाँ, और आप जाके देखें स्ट्राइड 2 पे, स्ट्राइड 2 पे तो फीचर मैप छोटा है. फीचर मैप छोटा. और आप जाके देखें ज़रा आगे कि किस तरह से आप हो रहा है. ये स्ट्राइड 1 से इससे ये ड्राइव हो रहा है, 7x7 से आप 5x5 में जा रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्राइड 2 में 7x7 से आप 3x3 में आ रहे हैं. पर हाउ अबाउट कि अगर आपने डायमेंशंस रिड्यूस नहीं करनी, क्या करना है?
देखें अगर हम ये कह रहे हैं कि 7x7 का आपके पास है, डायमेंशंस हैं, और आप नीचे भी 7, आउटपुट भी 7x7 ही चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये चाहते हैं कि आपका इनपुट इमेज 7x7 का है तो आपका फीचर मैप भी 7x7 का। हाउ वुड यू अचीव दैट? कैन यू अचीव दैट? लेट्स से यस और नो? इफ यू कैन देन हाउ? चलिए थोड़ा सा मैं इस पे एग्जांपल देता हूँ पहले। हाँ ठीक है, पैडिंग, लोगों ने सही जवाब दे दिया ऑलरेडी पैडिंग पे। चलें इसको समझ लेते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, बर्तन समझ लें, स्क्वायर है, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स हैं जो एज टू एज उस पर पूरे पड़े हुए हैं। एक केक है जो आपने काटा हुआ, ठीक है, आपने पीसेस बाय पीसेस उठाना है और आपने सेकंड शिफ्ट में वो कर लेना है। यूजुअली क्या होता है कि आप एजेस पे आप नहीं उठा सकते क्योंकि वो एज टू एज मिला हुआ है। आप पूरा केक एक साथ नहीं उठा सकते क्योंकि देयर इज़ नो प्लेस टू रीड एजेस। लेकिन जिस प्लेस में केक है आप उसमें थोड़ा एज पे स्पेस दे दें, बर्तन बड़ा कर दें, तो आप प्रॉपर पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को आप वहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि आपने थोड़ी स्पेसेस दे दी टू रीच दोज एजेस प्रॉपरली। तो इन दैट केस जब हम चाहते हैं कि डायमेंशनैलिटी रिड्यूस ना हो तो हम जो चीज़ ऐड करते हैं स्पेसेस उसको हम पैडिंग कहते हैं। ये हम एक पिक्चर में दिखा सकते पिक्चर में हैं, हम वो जो वापस पिछली जाते वाली हैं। थी। ये देखें, इसमें ब्लू और ग्रीन का साइज सेम है और आपको जो बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है छोटी छोटी लाइनों के साथ, दैट इज़ द पैडिंग वी हैव एडेड। ठीक है, दोबारा जो ब्लू है वो इनपुट इमेज है और जो ग्रीन है वो फीचर मैप है, लेकिन ब्लू और ग्रीन का साइज सेम है। हालांकि हम कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसका तो reduce होना डायमेंशनैलिटी चाहिए। रिड्यूस नहीं हाँ। हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि ब्लू के साथ आपको एक आउटलाइन नजर आ रही है, एक्स्ट्रा चारों तरफ हमने छोटे स्क्वायर्स ऐड किए, दैट इज पैडिंग। और ये पैडिंग ऐड करने का फायदा ये हुआ कि इनपुट इमेज की डायमेंशन रिटेन रही फीचर मैप के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने फीचर मैप रिड्यूस नहीं करना तो आप पैडिंग ऐड कर देते हैं। अच्छा, पैडिंग का एक फ़ायदा ये है कि आपकी फीचर मैप का साइज सेम रहता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पैडिंग हम इसलिए लगाते हैं कि आप इमेजिन करें आपके पास एक कैट की तस्वीर है जिसमें बिल्ली सिर्फ कॉर्नर पे है, यानी या तो टॉप लेफ्ट पे है या टॉप राइट पे है या बॉटम लेफ्ट पे है या बॉटम राइट पे है, बाकी इमेज में तो नहीं है। तो अगर आप कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है ये कैट का इमेज जो है इसकी इंफॉर्मेशन लूज हो जाए, क्योंकि उस जगह से तो कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस जगह पे इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप पैडिंग लगा देते हैं तो फिर वही कॉर्नर वाला पिक्सल्स या कॉर्नर वाले पिक्सल्स मल्टीपल स्ट्राइड्स में इनपुट देंगे और इसकी वजह से आपके जो फीचर है उनकी डिटेक्शन ज़्यादा रोबस्ट और बेहतर होगी। थोड़ा मैं यहाँ पे एक इस चीज़ को जब भी डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी कि अगर आपके पास डेटा को ट्रेन करने के लिए 10 इमेजेस हैं, 10 इमेजेस हैं, किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इमेजेस हैं, आपको कहा गया है कि ये डेटा सेट है, इस पे आप मॉडल को ट्रेन कर दें, और वो 10 इमेजेस काफ़ी नहीं है और वो डेटा भी नहीं है, तो आप उन 10 इमेज को 1000 इमेज में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जस्ट टू ट्रेन दैट मॉडल। इमेज 10 ही होंगे लेकिन मॉडल को 1000 मिलेंगे ताकि मॉडल बेटर ट्रेनिंग, इनपुट 10 ही देंगे आप इन पिक्चर जनरेट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको नए फ़ोटो बना रहे हैं, ये ऐसा ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक बच्चे को बताना चाहते हैं कि ये फ़ोन है, दिस इज़ फ़ोन, आप उसे कहते हैं देखो ये फ़ोन है, आपने ऐसे उसको देखा देखो ये फ़ोन है। हो सकता है कि जब उसको ये वाला व्यू नज़र आए वो ना पहचान पाए कि ये फ़ोन है, या हम पता कैसे दिखाते हैं देखो ये फ़ोन है, सी इट्स अ मोबाइल फ़ोन, दिस इज वन पिक्चर। आई एम ट्राइंग टू कि यार वो बेहतर ट्रेन होगा ना बच्चा इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, तो समटाइम दिस कॉन्सेप्ट गोज देयर एज वेल, आगे जाके शायद आप ये करेंगे भी सही, तो पर इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, शायद वो यहाँ इसमें नहीं ऐड हो।
तो आप ऑगमेंट कर सकते हैं अपने डाटा सेट को एक तस्वीर से, जैसे इरफान ने डिफरेंट आपको फ़िल्टर्स बताए वो अप्लाई करके, क्योंकि रोटेट भी एक फ़िल्टर है और जूम इन भी एक फ़िल्टर है, जूम आउट एक और फ़िल्टर है। सो दीज आर ऑल फ़िल्टर्स जिनके साथ आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आपको augment is right. ऑगमेंटेड डेटा सेट मिल जाता है, ठीक है। और ये बहुत मतलब वेल नोन टेक्निक है। अगर आपके पास कम डाटा सेट है तो आप सिंथेटिक या ज़्यादा डाटा सेट जो है वो बढ़ा सकते हैं या डाटा सेट को ऑगमेंट कर सकते हैं। चलें कर्नल्स, कर्नल्स और फीचर डिटेक्टर्स और फिल्टर्स, ठीक है। सो एसेंशियली ये हमने आपको बता दिया है। कर्नल्स इन CNN आर यूजुअली स्मॉल 2D मैट्रिसेस, ठीक है। 2D इज फाइन, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इमेज RGB है तो फिर हमें वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन में हम समझाएंगे नहीं, आप लिख लें वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद आपने जाके सर्च करनी है कि वॉल्यूम कॉन्वोल्यूशन क्या होता है और ये RGB इमेजेस पे कैसे परफॉर्म होता है। सो एसेंशियली फ़िल्टर्स जो हैं वो 2D इमेजेस होते हैं जिनको आप इनपुट इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, और ये फ़िल्टर जब आप अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट के तौर पे आपको फ़ीचर मैप मिल जाता है। और मैंने अर्ज़ किया था कि इन फ़िल्टर्स के अंदर जो नंबर्स हैं, असल स्ट्रेंथ फ़िल्टर की उन नंबर्स से आती है, और ये नंबर्स ही का एक्चुअली मैजिक है जो आपको वो फ़िल्टर दे रहा होता है। यू जस्ट चेंज द नंबर्स और उस फिल्टर का फंडामेंटल पर्पस बदल जाएगा, और जो वो फीचर डिटेक्ट कर रहा है वो फीचर बदल जाएगा। वेरी नाइस। ये अब हम बेसिक पे आए हैं जी ये तो हमारा हो गया जी, ये हो गया। ये पिक्चर अगर चल जाएगी तो इससे बच्चों को और अब ये येलो जो है ये स्ट्राइड 1 है हमारी, क्योंकि हम पहले एक एक कॉलम आगे मूव कर रहे हैं और उसके बाद एक एक रो नीचे मूव कर रहे हैं। दैट इज स्ट्राइड इज इक्वल टू 1। लेकिन नो बॉडी इज स्टॉपिंग अस टू मूव 2 कॉलम्स एट अ टाइम एंड 2 रोज एट अ टाइम, सो दैट वुड बी स्ट्राइड 2। और इसी येलो के इसी ग्रीन के इर्द गिर्द अगर मैं एक ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं एक लाइन और लगा दूं तो दैट वुड बी दी पैडिंग, ठीक है। और अब आपको आइडिया होगा कि टॉप लेफ्ट के 1 पे सिर्फ एक बार फिल्टर अप्लाई हुआ है, और इस जगह पे अगर कैट का इमेज होता तो इस जगह की बहुत कम इंफॉर्मेशन फीचर मैं आपने जानी थी। लेकिन अगर मैं इधर पैडिंग लगा देता हूं तो फिर इसके ऊपर फिल्टर 2 या 3 दफ़ा अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि फिर इधर का स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो फीचर मैप में जाएगा और कैट का डिटेक्ट होना ज़्यादा प्लॉजिबल हो जाए। वर्टिकल एजेस डिटेक्शन। हाँ जी, ये सिर्फ इसके अंदर की वैल्यूज़ जो है ना वो आप नोट करें तो 1 है, 0 है और -1 है। अच्छा, इसी को देख के क्या आप हॉरिजेंटल एज डिटेक्टर बना सकते हैं? इट्स एक्चुअली वेरी इजी। हॉरिजेंटल में दरमियान की रो सारी 0 होगी, ऊपर की रो सारी 1 होगी, नीचे की रो सारी -1 होगी। अब दैट्स अ वेरी गुड पिक्चर, जिसने भी ऐड किया बड़ा अच्छा किया है कि ये ओरिजिनल पिक्चर है। जो हम बात कर रहे थे ना कि एजेस से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये वर्टिकल एजेस हुए हैं, हॉरिजेंटल एजेस डिटेक्ट हुए हैं। तो यू सी दैट कि सिर्फ एजेस की बेस पे एटलीस्ट यू कैन गेस कि पिक्चर क्या है। अच्छा, ये डेप्थ से कंफ्यूज नहीं होना, जो नंबर ऑफ चैनल्स है ना उसको डेप्थ कहते हैं। यानी RGB के अंदर आपकी डेप्थ 3 है। सो आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, एक विड्थ है, एक हाइट है और एक डेप्थ है। मसलन आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसकी अगर एक दीवार को देखें तो उसकी एक विड्थ है और एक हाइट है, लेकिन उसकी कोई मोटाई भी तो है ना, उसकी कोई डेप्थ भी तो है ना। सो दैट इज़ दी थर्ड थिंग, जिसको इमेजेस के केस में हम नंबर ऑफ चैनल कहते हैं, चीज़ों के केस में डेप्थ कहते हैं। विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। हमने पहले एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर दिया था पैडिंग का, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पैडिंग। हमने इस तरह से जा रहे हैं कि ठीक, सॉरी यहाँ पे कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें एंड देन शो यू द ऑफिशियल पैडिंग पार्ट। सो पहले जब हम सुबह बना रहे थे ना स्लाइड्स,
मैंने कहा था अपनी टीम से कि डायरेक्ट डेफिनेशन थ्रो मत करें स्टूडेंट्स पे, क्योंकि जब आप डायरेक्ट डेफिनेशन की बात देखते हो कि पैडिंग इज़ अ टेक्निक टू यूज़ टू मेंटेन स्पेशल डायमेंशन द इनपुट ऑफ द इमेज ब्ला 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 पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं। तो आप डेफिनेशन थ्रो करने से पहले एक पिक्चर ड्रॉ करें कि पैडिंग क्या होता है। जैसे हमने पिछली पिक्चर में दिखा लिया, थोड़ी बात कर ली, और अब आपको एक उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन दे दी कि व्हाट इज़ पैडिंग, कैसे होता है। तो ये सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं कि बिफोर थ्रोइंग एनी डेफिनेशन आपके पास पता हो। तो दिस इज़ द डेफिनेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 0 पैडिंग 1 पैडिंग। बस जो पिक्सेल्स की वैल्यू आप फिल करते हैं वो पैडिंग का नाम है। तो अगर आप एम्प्टी प्लेसेस में 0 प्लेस करेंगे बॉर्डर पे तो वो 0 पैडिंग हो जाएगी, अदरवाइज वो 1 पैडिंग हो जाएगी। यूजुअली थोड़ा सा आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो बाज़ औक़ात आपकी जो मेन पिक्चर होती है, डॉक्टर साहब यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं उसकी बेस पे भी आप पैडिंग को डिसाइड कर सकते हैं, पिक्सेल्स की बेस पे। थोड़ा सा आप इस पे और फर्दर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो हम थोड़ा सा तेज़ जाएंगे यहाँ। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा, पूलिंग, डाउनसाइजिंग, इंफॉर्मेशन समरी। तो एक्चुअली पूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। पूलिंग हमने आइडिया दिया था, तो असेंशली किसी भी इमेज के पिक्सेल्स के अंदर ना रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। मतलब जैसे आपके पास एक तस्वीर है, उसमें रेड पिक्सेल्स बहुत सारे होंगे, फिर कैट की तस्वीर होगी। जैसे आपने एमनेस्ट का डाटा सेट देखा था, 1 लिखा था लेकिन साइडों पे बहुत सारा ब्लैक डाटा था, तो वो ब्लैक डाटा जो है वो रिडंडेंट डाटा है। तो आप सिर्फ वो 1, 2 या 3 जो एमनेस्ट के अंदर इमेजेस के अंदर लिखा था उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपना जो रिज़ल्ट है या जो आपके पास फीचर मैप्स आ रहे हैं, आप उस फीचर मैप की डायमेंशंस रिड्यूस करके फिर आप अगली कॉन्वोल्यूशनल लेयर को देते हैं। तो ये और दूसरी बात ये है कि आप ये भी नहीं चाहते कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समराइज़ करते हुए उसमें से मिस हो जाए। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। पूलिंग को बाय द वे एक और लफ्ज़ हम कहते हैं सब सैम्पलिंग, ठीक है। तो सब सैम्पलिंग एंड पूलिंग आर वन एंड द सेम थिंग। किसी जगह सब सैम्पलिंग आ जाए तो आपने खुद ब खुद ट्रांसलेट करना है कि टॉकिंग अबाउट पूलिंग, ठीक है। तो पूलिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन सबसे वेल नोन तरीका, जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आपने कौन सी पूलिंग करनी है, तो आपने मैक्स पूलिंग करनी है। मैक्स पूलिंग में आप सिंपली अपना जो भी आपने स्ट्राइड डिफाइन की है या आपने जो भी स्क्वायर्स डिफाइन किए हैं उनमें से बड़ा नंबर लेके क्रिएट कर देते हैं। इसकी आगे पिक्चर आएगी जो आपको क्लियर इस ग्राफ में भी देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक बहुत बड़ी इमेज को हाइड कर दिया जाए और आप उसको एक छोटे सेगमेंट से स्ट्राइड्स के थ्रू देख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन रिटेन करते जा रहे हैं कि ये क्या है, तो परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे एनिमेशन से ड्रॉ किया है कि एक आँख एक पिक्चर को देख रही है थ्रू सर्टेन लेंस और वो एक इन्फॉर्मेशन को रिटेन करती जा रही है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करती जा रही है और आपके पास वो इमेज कर रही है। उसके बाद डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ऑब्वियसली जब आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो है वो इनएविटेबल हो जाएगी। ये लें जी, इमेज कंप्रेशन एनालॉजी। ये अभी पीछे वाली इमेज को मेरे ख्याल में एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। एग्जैक्टली वही हम मतलब देखें, समराइज का मतलब है कंप्रेस करना। मतलब आप रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन अगर रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कंप्रेस करें। आप लोगों ने विन जिप या विन आर यूज़ किया होगा। किसी बड़ी फाइल, बहुत बड़ी फाइल होती है, उसको जब जिप करते हैं तो वो छोटी फाइल बन जाती है, तो दैट इज़ कंप्रेशन, राइट। तो इमेजेस के अंदर भी आप इसी तरह कंप्रेशन करते हैं, इमेज कंप्रेशन करते हैं और उसमें से गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वो रिमूव कर देते हैं यूजिंग व्हाट, पूलिंग। अच्छा, यहाँ मैं ना एक मज़े का क्वेश्चन पूछता होता था। इमेज की डायमेंशन रिड्यूस करने का एक तरीका तो पूलिंग है, उसके अलावा क्या तरीका है? स्ट्राइड्स। आप स्ट्राइड्स जब ज़्यादा करते हैं तो तब भी आपका इमेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस है। दैट्स द टाइप ऑफ पूलिंग। जी बिल्कुल, दैट इज एक्चुअली हो क्या रहा है, ज़रा थोड़ा सा आप इसको देख लें, हो क्या रहा है, करें। व्हाट्स द डिफरेंस? आपको थोड़ा कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? ट्राई टू सी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। मैक्स पूलिंग में क्या हो रहा है, एवरेज पूलिंग में क्या हो रहा है, सम पूलिंग में क्या हो रहा है?
क्या आप देख रहे हो किसी पिक्चर को, जैसे पिछले एक एनिमेशन में हमने बताया, और आप उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, आप इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे मैप करेंगे? ट्राई टू ड्रॉ एनालॉजी, मैं ज़रा कमेंट में भी देख लूँ. इट इज़ व्हाट इट इज़. Select the maximum value from a set of values. Think of it as choosing the most important feature. Leg, maybe any important feature in a picture. बिल्ली की मूंछें. हाँ, कान. नहीं, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, चूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. अगर आप कैट को देखते हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर उसकी टेल तो नहीं है ना. इट्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर, पर उसकी टेल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, क्योंकि टेल तो डॉग की भी होती है. तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर? फेस, मे बी द फेस. कान और मूंछें. सी दैट ना. तो आपने देखना है कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है, और दैट इज एन आर्ट बेसिकली. दिस इज वेयर इंजीनियरिंग कम्स इन. तो आपने अब यहाँ पे क्या किया है, ये देखें ज़रा, क्या पिक किया है फीचर में से, क्या पिक किया है. देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो दूसरी पिक्चर में आपको देख रहे हैं यहाँ पे, बट आप बता सकते हैं ये क्या है, बता सकते हैं ना. और गैर ज़रूरी पिक्सल रिमूव भी हो गए. पिक्सल भी रिमूव हो गए हैं, और फिर भी पिक्चर आप बता सकते हैं क्या है. इट्स स्टिल मेकिंग सेंस. एवरेज पुलिंग की बात करते हैं. एवरेज पुलिंग पहले का तो मतलब आउटपुट है देख बस लेते हैं. मीन निकल आता है. पहले आउटपुट देख लेते हैं ना सर. आउटपुट तो फिर भी सेम है. कंप्यूट द एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, इट स्मूथ आउट द रिप्रेजेंटेशन. स्मूथिंग जो है ना इसका मेजर फीचर है. लेकिन हैविंग सेड दैट, जितने इम्पॉर्टेंट CNN आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें लेनेट है और हमारे पास एलेक्स नेट है, रेज नेट है, ये सारे मैक्स पुलिंग यूज़ करते हैं. सो अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर यूजिंग मीन पुलिंग. अच्छा, बाय द वे, मीन और एवरेज एक ही चीज़ होती है. इसका एक नाम एवरेज पुलिंग का मीन पुलिंग भी है. ठीक है. तो अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, अदरवाइज आप हमेशा मैक्स पुलिंग यूज़ करें. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर को आगे भेजती है, और आप हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि आप उसे प्रॉपरली क्लासीफाई कर सकें, या प्रॉपरली जो भी डाउन स्ट्रीम टास्क है उसको यूज़ कर सकें. कॉन्वोल्यूशनल, ओह मशहूर ज़माना पिक्चर. हाँ, लेकिन इट शुड मेक सेंस नाउ. हमने काफ़ी सारी फीचर मैप की बात की और सारा कुछ बात किया. क्या सेंस बन रही है आप इस पिक्चर को अगर आप इन डिटेल देखें? आ जाए. ये पिक्चर मैंने आगे कराई थी बेसिकली. फ्रंट में थी. आई थॉट इट्स अ कॉम्प्लेक्स पिक्चर. इससे पहले ना छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं, और फिर एंड में जाके हम प्रेजेंट करेंगे कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है. अच्छा, बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप इस पिक्चर को गौर से देखें. कहा जाता है कि ये पिक्चर आपको CNN की समरी, एक कंप्लीट जो सीक्वेंस है वो प्रोवाइड कर रही है. सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको एक इमेज पिक्सल्स की फॉर्म में इनपुट नज़र आएगी, और कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद हम उसमें एजेस डिटेक्ट करते हैं. आप जब CNN के किसी भी आर्किटेक्चर को देखेंगे तो उसमें आपको कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग यूजुअली ऑल्टरनेट करती नज़र आएगी. तो ये इसको अगर आप देखें तो इनपुट आप पिक्सल्स की वैल्यू कर रहे हैं, और आउटपुट आपके सिर्फ 3 आउटपुट्स हैं. जी, ये जो सबसे नीचे वाली लेयर को गौर से देखें, ये पिक्सल्स हैं. पिक्सल्स से आप एजेस डिटेक्ट करते हैं, एजेस से आप कॉन्टूर्स की तरफ जाते हैं, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स डिटेक्ट करते हैं, और फाइनली आपको पता चल जाता है कि ये पिक्चर है किसकी. तो ये एक पूरा जर्नी, एक पूरा लैंडस्केप है CNNs का. हमने आपके लिए एक बड़ा सिंपल कोड है. आपको देखने में शायद कुछ लंबा नज़र आएगा, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ कमेंट्स. हमने खूब कमेंट्स ऐड किए हैं ताकि आपको जब आप बाद में इसको समझने की कोशिश करें तो आपके लिए आसान हो जाए. ये एक बिल्कुल सिंपल CNN आर्किटेक्चर है. किसी भी प्रोग्राम में पहला काम हम क्या करते हैं, हम लाइब्रेरीज़ ऐड करते हैं, राइट. सो हम जितनी इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना होगा कि आपके मॉडल की नेचर क्या होगी,
तो हमने सीक्वेंशियल मॉडल ऐड कर लिया है। अब अपने प्रोग्राम में बार बार 2 डायमेंशनल कॉन्वोल्यूशन जो आपने अभी देखी, मैक्स पूलिंग, फ्लैटनिंग लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर जिसको डेंस का नाम दिया जाता है, ये आप यूज़ करेंगे। आपको डॉक्टर शहराज पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है। तो 2 कैटेगोरिकल की मदद से आप कुछ जो आपका इनपुट डाटा है उसको वन हॉट इनकोडिंग में भी करेंगे। जो डाटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ साइफर 10। इसकी क्लासेस हम आपको नीचे बताते हैं। इसी तरह से आपने और लाइब्रेरीज ऐड की हैं। जी हारिस। ओके, दिस टाइम आई ट्राइड कि इसके अंदर आपके पास डेटा की जितनी डिटेल है वो भी नोटबुक के अंदर मौजूद है और क्लासेस भी हमने साथ उसमें मेंशन कर दी कि किस किस क्लास की आपके पास इमेज है। अच्छा, द प्रॉब्लम विद दिस डाटा सेट इज़ कि विजुअली आपको ये इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता, क्योंकि ये इमेज डालने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर किस क्लास की इमेजेस मौजूद हैं। क्योंकि जब आप इसकी एक्चुअल इमेज को देखते हैं उसका साइज जस्ट 32 बाई 32 पिक्सल है, जो कि आपके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल इमेज के अंदर क्या चीज़ दिखाई जा रही है। सो सबसे ये देखें, अगर हम ये जो डाटा सेट की इमेजेस हैं अगर उनको आपको दिखाएं, सो अगर आपके पास उस इमेज की क्लास मेंशन ना हो तो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू कि इसको आपने जब आइडेंटिफाई करना हो कि इस इमेज के अंदर क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में। ओके, सो अगर अब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहले आपका काम अगेन वही है कि हमने साइफर 10 जो डाटा सेट है उसको हमने लोड करना है। यहाँ पर 10 इज़ रिप्रेजेंटिंग इस डाटा सेट में सिर्फ 10 क्लासेस हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि साइफर 100 वाला डाटा सेट भी है। आप लोगों के पास क्लैब या अगर क्लैब का आपका रन टाइम ख़त्म हो जाए, कैगल के अंदर भी आप इस तरह की सेम नोटबुक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बड़ा डाटा सेट भी जो है उसको भी लोड करके एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये हमने Okay. आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एक आर्ट जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, डाटा सेट से कनेक्ट आपने कैसे करना है। इसकी एक पॉसिबिलिटी आपके सामने है, ये बिल्ट इन डाटा सेट है और हमने इसको एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के अंदर उस प्रोपोर्शन में लोड कर लिया है। आप अगर इसको अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने डिफरेंट तरीक़ों से डाटा सेट को अपलोड करने की प्रैक्टिस करनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया मज़ीद दे दूँ। जहाँ पे मैडम कह रही है ना कि डिफरेंट तरीके से आपने डाटा सेट को लोड करने की कोशिश करनी है, क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डाटा सेट मिल रहा है जिसको आप लोड कर रहे हैं। इस डाटा सेट को आप अपनी लोकल मशीन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास फोल्डर्स बन जाएंगे, उस फोल्डर को आप खुद मैनुअली सेपरेट कर सकते हैं इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। उस डाटा सेट को आप खुद मैनुअल एक लोडर लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि इसको मैं खुद से लोड करूं बजाय कि मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूं। क्यों? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी नए डाटा सेट पे काम करोगे तो आपके पास क्लाइंट ने आपको लाके एक डाटा सेट एक फोल्डर के अंदर दे देना है कि जी ये मेरा डाटा सेट है, इसको साफ़ भी आपने करना है, इसको लोड भी आपने करना है। देन आपको पहले से पता होगा कि जब मुझे डाटा मिल रहा है तो मैंने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है कि दिस इज़ यू आर गोइंग टू गिव मी, और इसके अंदर इतना टाइम पहले से मुझे लगता है। तो ये वाली प्रैक्टिसेस आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। जी, ये क्लास लेबल वेरिएबल के थ्रू आपने एक लिस्ट डिफाइन कर ली है जिसमें क्लासेस के नाम हमने रख दिए थोड़ा सा ऊपर। ओके, ठीक है। और ये दूसरा हमने क्या किया है, हमने इन इमेजेस में से कुछ इमेजेस को हमने डिस्प्ले करवा दिया है। हर इमेज का साइज़ होगा 10 बाई 5 और 2 रोज़ हम प्रिंट करवाएंगे और हर रो में 5 इमेजेस होंगी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक फंक्शन है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है जीपीटी में जस्ट डाल के उससे पूछ लेंगे एक्सप्लेन दिस कोड टू मी, वो आपको लाइन बाय लाइन वेरिएबल बाय वेरिएबल हर चीज़ के बारे में जो वो आइडिया दे देगा। ये जो नेक्स्ट 2 लाइंस हैं ये आपको बता रही हैं कि आपने अपनी इमेजेस को नॉर्मलाइज कैसे करना है। आप चाहे डेटा साइंस में काम करें, कंप्यूटर विजन में काम करें, नॉर्मलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हर जगह पे नॉर्मलाइज करने का मेथड डिफरेंट है। इमेजेस को आप कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ़ कलर्स देख लें। हमारे पास 256 कलर्स हैं तो आपने 255 पे
इमेज के हर पिक्सल को डिवाइड करती है, राइट, उसकी इंटेंसिटी को डिवाइड करती है जी। और ये वाई ट्रेन और वाई टेस्ट टू कैटेगोरिकल क्या करेगा, लेबल सॉरी वन हॉट इनकोडिंग कर देगा। और कितने एलिमेंट्स की करेगा, 10 मीन्स 10 एलिमेंट्स के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करेगा। वाई 10, आपकी आउटपुट क्लासेस कितनी है, 10 है। और आप ज़रा गौर से देखिए, हारिस ने कोड में एक एलिमेंट को प्रिंट करवाया है। हारिस जी देखिए, ये प्रिंट करके आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास जो है वो क्लास 7 की कोई इमेज मौजूद है तो उसका लेबल किस तरह से शो हो रहा होगा। पहले तो आपके पास ये जो इमेज थी आपको नज़र आ रहा है कि जनाब ट्रक है, तो उसके साथ ट्रक एज अ वर्ड आपको नज़र आ रहा है। बट आफ्टर वन हॉट इनकोडिंग क्या होगा कि आपके पास हर इमेज के आगे एक अरे होगी, एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट के अंदर 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ होंगी। 0 से लेके मतलब उसके अंदर 10 वैल्यूज़ होंगी, 10 इंडेक्स होंगे। अच्छा, फ्रॉम 0 फर्स्ट इंडेक्स आपको शो कर रहा है कि क्लास 0 है, सेकंड इंडेक्स शो कर रहा है कि क्लास 1 है। अब यहाँ पे आपके पास 7th इंडेक्स पे जाके 1 लिखा हुआ, इट मीन्स कि ये जो इमेज है ये इसका जो लेबल है वो है क्लास 6। क्योंकि क्योंकि ऊपर लिखे हुए हैं क्लासेस के नाम, आप वहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो 6th क्लास है ये कौन सी होगी। यहाँ से एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, यहाँ से आप काउंट कर लें 0 1 2 3 4 5 6। सो Frog. दिस शुड बी एन इमेज फ्रॉम द फ्रॉग क्लास। ठीक है। सो और एक क्वेश्चन मजीद ये कि ऐसा हमें करने की ज़रूरत क्यों है? वो ज़रूरत इस वजह से है कि जब आपका मॉडल एट द एंड प्रेडिक्शन दे रहा होगा तो वो लास्ट लेयर जो होती है ना, लास्ट लेयर आपके पास 10 न्यूरॉन्स आउटपुट थ्रो करते हैं, क्योंकि आपकी 10 क्लासेस हैं और उनमें से एक न्यूरॉन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और वो न्यूरॉन रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी पोजीशन के हिसाब से कि ये किस क्लास की इमेज है जो इनपुट मुझे की गई थी। तो अगर आपने अपने लेबल्स को इस तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली मेक द आर्किटेक्चर और आइडेंटिफाई करना कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। सो आपने अपने जो लेबल्स हैं उनको पहले ही इस फॉर्म में कर लिया जिस फॉर्म में आपने आउटपुट लेनी है एक CNN से। और ये सेम सीक्वेंस हमने ANN के अंदर भी इस चीज़ को हमने किया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रेपिटिशन के साथ आ रही हैं, तो उनके ऊपर आप लोग जो ग्रिप है वो अपनी स्ट्रांग रखें। ठीक है, आगे आ जाता है आर्किटेक्चर जो है वो आपने CNN का डिफाइन करना है। आर्किटेक्चर या कोड में जाने से पहले सिंपल एक चीज़ देखें। आपके पास इनपुट इमेज आनी है, उस इनपुट इमेज ने सबसे पहली लेयर कौन सी फेस करनी है? कन्वोल्यूशनल लेयर। उस कन्वोल्यूशनल लेयर के बाद क्या लगेगा? एक एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा और उस एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आप पोलिंग करेंगे जो कि समराइज्ड इंफॉर्मेशन निकाल के फीचर्स की अगली लेयर को पास करेगा। अगली लेयर फिर कौन सी होगी? कन्वोल्यूशन, एक्टिवेशन, पोलिंग। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इमेज जब आप इनपुट दे रहे हैं तो सबसे पहली लेयर है कन्वोल्यूशन की, देन उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है? पोलिंग लेयर। उस पोलिंग लेयर ने दोबारा इनपुट देनी है किसको? अगली कन्वोल्यूशन लेयर को, एक्टिवेशन फंक्शन को, पोलिंग लेयर को। ठीक है, और जब ये काम हो जाएगा तो इससे अगली चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये देखें, ये सारा चल रहा है सीक्वेंस में, हमारा मॉडल है सीक्वेंशियल। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं टेंसरफ्लो एंड केरास का, उसमें से आप सीक्वेंशियल मॉडल को लोड करते हैं कि आपका जो मॉडल होगा वो क्या होगा? सीक्वेंशियल होगा। और अब आप जब लेयर्स डिफाइन करें तो वो उस सीक्वेंस में लेयर डिफाइन करेंगे जिस सीक्वेंस में आप चाहते हैं कि हमारी इमेज आगे पास ऑन हो आर्किटेक्चर के अंदर। अब ये जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है इसको आप बड़े गौर से देखें। इसमें सबसे पहली चीज़ आप क्या बता रहे हैं? 32। अभी हमने चैनल्स की बात की थी, डेप्थ की बात की थी, तो 32 फिल्टर्स हैं आपके पास और हर फिल्टर का साइज़ क्या है? ये 3x3 क्या शो कर रहा है? हर फिल्टर का साइज़ 3x3 होगा। और इस लेयर पे जो आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, डॉक्टर साहब पिछले लेक्चर्स में एक्टिवेशन फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट?
तो एक्टिवेशन फंक्शन जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो है रेलू, और जो इनपुट इमेज आप इस पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर पे दे रहे हैं उसका साइज़ है 32 × 3, राइट? जी। सो अगर अब आप इसको इस लाइन ऑफ कोड अगर मैं टेक्निकली रीड करूँ तो क्या हो रहा है, मैंने ऊपर एक सीक्वेंशियल मॉडल डिफाइन किया था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट ऐड, मॉडल में ऐड कर रहा हूँ क्या, कन्वोल्यूशन 2D। हमने जब पढ़ा रहे थे हमने कन्वोल्यूशन 2D की तो बात नहीं की थी, हमने सिर्फ कन्वोल्यूशन की बात की थी। यहाँ पे हम 2D क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे 2D हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं आपको मैट्रिक्स कोई हमारे पास इसमें मौजूद हो, हमने जो मैट्रिसेस देखे थे, जो कर्नल्स देखे थे, वो क्या थे, 2 डायमेंशनल अरेज थी, 2 डायमेंशनल अरेज थी जिनकी हाइट भी थी और विड्थ भी थी। तो जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो आपका 2 डायमेंशन है। तो दैट्स वाई हम कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे 64, 3/3 हर फिल्टर का साइज होगा। एक्टिवेशन फंक्शन हमने लगा दिया, सॉरी मैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आ गया था। तो अच्छा, क्योंकि पहली लेयर है, पहली लेयर में आपने उसको ये भी बताना है कि आपके पास जो इनपुट आ रही है वो किस साइज़ की होगी। तो इनपुट शेप आपके पास है कि 32/32 की इमेजेस होंगी और हर इमेज में 3 चैनल्स होंगे, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की आपके पास इमेज आ रही। इससे पहले हमारा जो बेसिक कोर्स था, अगर आप लोग उसकी भी नोटबुक्स निकाल के देंगे तो उसमें हमने ग्रे स्केल इमेजेस पे काम किया था जिसमें सिंगल चैनल था। अब इसमें RGB इमेजेस के बारे में हमने काम किया हुआ, और यही कोड आप किसी बड़े डाटा सेट पे, एक बड़ी इमेजेस पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट उनकी 32/30 जो साइज़ है उस पर डिफरेंस आएगा। ओके, फर्स्ट लेयर में आपने इनपुट साइज़ भी बताया इमेज का, और ये भी बताया फिल्टर कितने होंगे और हर फिल्टर का साइज़ कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर हमने 32 फिल्टर्स क्यों रखे हैं, हमें क्या ज़रूरत है 32 फिल्टर्स रखने की। फ़िल्टर एक, हम तो एक ही फ़िल्टर देखते आ रहे थे जो इमेज पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे 32 फिल्टर्स की क्या ज़रूरत है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या एक फ़िल्टर इमेज के अंदर मौजूद सारे फीचर्स को कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्टिकल एज डिटेक्शन वाला फ़िल्टर लूँ, एक इमेज पे मूव करना स्टार्ट करूँ, कन्वॉल्व करना स्टार्ट करूँ, तो क्या वो मुझे हॉरिजॉन्टल एजेस भी दे देगा, क्या वो मुझे टिल्टेड लाइंस भी दे देगा, क्या वो मुझे कॉन्टूर्स भी दे देगा? नहीं देगा। तो मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ फिल्टर्स चाहिए जो कि हर फिल्टर डिफरेंट नेचर के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करे। तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास न्यूरॉन्स थे एक लेयर में, तो आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाते थे ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस कर सके एक लेयर के अंदर। इसी तरीके से आप कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर नंबर ऑफ फिल्टर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि फिल्टर्स का काम ही ये है कि वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फीचर डिटेक्टर्स कहते हैं उनको। तो पूलिंग हम मैक्स पूलिंग यूज़ कर रहे हैं, और जो साइज़ है मैक्स पूलिंग फिल्टर का वो है 2/2। ठीक है, हाँ, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि सर आपने ये तो बता दिया कि 32 फिल्टर्स हमने रखने हैं, उनका साइज़ भी ये होगा, तो हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि किस फिल्टर ने क्या डिटेक्ट करना है? तो ये मैं आपको बता दूं कि हम जब डीप लर्निंग स्टार्ट कर रहे थे तो डीप लर्निंग एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि हमें फीचर एक्सट्रैक्शन खुद नहीं करनी पड़ती, हमें उसको नहीं बताना पड़ता कि तुमने फीचर्स कौन कौन से निकालने हैं। CNN की सबसे बड़ी जो खूबी है और एक्चुअल जो वो काम करता है वो करता ही है कि वो फिल्टर्स लर्न करता है। जब हम कहते हैं ना मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो मॉडल ट्रेन होते हुए क्या कर रहा है, वो फिल्टर की जो वैल्यूज़ है ना, कि इन वैल्यूज़ को मैं लूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो खुद इस चीज़ को लर्न करता है और आपको फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके देता है। आपको नहीं बताने की ज़रूरत कि मैंने वर्टिकल एज वाला फ़िल्टर देना है, मैंने हॉरिजॉन्टल एज वाला फ़िल्टर देना है, मैंने सर्कुलर एजेस वाला देना है, मैंने कॉन्टोर्स वाला देना है, वो खुद इस चीज़ को लर्न करेगा। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन आपका, ये बात ज़्यादा वैलिड होगी अगर आप पूछें कि वाई 32 क्यों लिए। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ फिल्टर्स एंड साइज ऑफ फिल्टर,
ये दो इम्पॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स हैं। सो जब आप एक्सप्लोर करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो दो चीज़ें जिनके साथ आप पहले मतलब जो हम आपको शुरू में बता रहे हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ फिल्टर्स एंड साइज ऑफ ईच फिल्टर। ठीक है, ओके, सो हमारा काम इतना हो गया। इनपुट फर्स्ट लेयर के अंदर हमने इनपुट साइज़ बता दिया, फिल्टर्स नंबर ऑफ फिल्टर्स बता दिए, उनका साइज़ बता दिया, एक्टिवेशन फंक्शन बता दिया। देन हमने नेक्स्ट लेयर डिफाइन कर दी जिसके अंदर मैक्स पोलिंग हो रही है, मॉडल डॉट ऐड मैक्स पोलिंग, और उसका जो साइज़ है वो 2x2 है। इसी तरीके से इसके बाद अगेन यही चीज़ रिपीट होनी है कि आपने नेक्स्ट लेयर ऐड करनी है, वो कन्वोल्यूशनल लेयर होगी। उस कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर अब जो नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं वो 64 हैं। जिस तरीके से हम ANN के अंदर फर्स्ट लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उससे नेक्स्ट लेयर के अंदर उसके न्यूरॉन्स की तादाद को बढ़ाते थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ फिल्टर्स को जो उसका है वो हमने साइज़ उसका इंक्रीज़ किया है, 64 किया है, और उसका साइज़ हमने क्या रखा है 3x3। 64 फिल्टर्स होंगे, साइज़ हर फिल्टर का क्या होगा 3x3। आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, हमने वैसे वो सेम रखा है। अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास लगा हुआ है रीलू। अब इस लेयर के अंदर हमने कोई इनपुट साइज नहीं बताया, क्यों? उसको ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस लेयर से आउटपुट आ रही होगी एज एन इनपुट मिलेगी, तो यहाँ पे हमें इनपुट का साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम हम बताते हैं। इसी तरीके से आगे अगेन मैक्स पोलिंग की लेयर आ गई जिसके अंदर 2x2 हमने साइज़ रखा हुआ है मैक्स पोलिंग का। देन अगेन आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर आती है जिसके अंदर हमने 64 फिल्टर्स रखे हुए हैं, 3x3 साइज़ रखा हुआ है, एक्टिवेशन फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ तक तो बात हो गई। अब आगे चीज़ आती है कि सर CNN के आर्किटेक्चर ने हमें सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दे दिए, नाउ व्हाट? आगे अब आपने ये काम करना है कि डिपेंडिंग अपॉन जो आपको CNN का आर्किटेक्चर फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, एट द वेरी लास्ट आपने उसका साइज देखना है क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है? उसके साइज को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के बाद आपको पता चलेगा कि इसको मैं फ्लैटन करूँ ना, जब फ्लैटन से मुराद क्या है कि मेरे पास अगर एक इमेज है 2x2 की, 2 डायमेंशनल एक इमेज है या अरे है, उसको मैं 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर दूं तो वो फ्लैटनिंग होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि उनका क्या साइज़ है, लास्ट जो हमें आउटपुट मिली है, और हम उस साइज़ के अकॉर्डिंग फ्लैटन कर देते हैं, और आगे हम क्या लगाते हैं, न्यूरल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर क्या है, न्यूरॉन्स हैं, और एट द एंड उसकी वेरी लास्ट लेयर के ऊपर क्या कितने न्यूरॉन्स होंगे, जितनी हमारी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारा सिंपल जो मसला था न्यूरल नेटवर्क से वो ये था कि उसके न्यूरॉन्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके उस लेवल पे जाके। CNN से हमने फीचर्स एक्सट्रैक्शन करवा ली है, जब फीचर्स हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गए हैं तो आगे हमने उससे आउटपुट जनरेट करवानी है, तो वो हम FCNN से भी करा, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हम आप आगे लगा दें और उससे हम जो प्रेडिक्शन है वो करवाते हैं। इसकी आर्किटेक्चर की डायग्राम पे हम मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और एक बात ये याद रखिए कि जो बिल्कुल लास्ट लेयर है, अगर उधर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज़ होगा जी, और अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आप सिग्माइड यूजुअली जी। यूज़ करते हैं। तो आप ये देखेंगे ये जो जितना हिस्सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारा वो था जो हमारा हमें हेल्प आउट कर रहा था फीचर्स की एक्सट्रैक्शन में, जो हम चेंज लेके आए हैं। इसके बाद हमने क्या काम किया, हमने फ्लैटन किया, जिस तरह हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इमेज को इनपुट में देने से पहले ही फ्लैटन कर लेते थे, तो फ्लैटन किया और आगे डेंस लेयर लगा दी जिसके अंदर 64 जो न्यूरॉन्स होंगे, एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया, और फिल्टर्स हैं, और इसके बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया है। नहीं, डेंस लेयर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे जी, और लास्ट हमारी आउटपुट लेयर होगी जिसके अंदर 10 न्यूरॉन्स होंगे, और उन न्यूरॉन्स पे हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है वो सॉफ्ट मैक्स लगा हुआ है। ओके, अगर हमारे पास 2 क्लासेस होती तो हम कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाते, सिग्मा, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने क्या किया कि मैंने मॉडल की ना समरी प्रिंट करवाई है। अच्छा, इस मॉडल की समरी से आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी कि जितनी आपने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं वो सारी एज इट इज़ आपके पास आ रही हैं कि आपका इनपुट साइज़ क्या था, हर लेयर के ऊपर कितने पैरामीटर्स
हो रहे हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने ये देख के आना है कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। मैं इससे फर्दर एक स्टेप पर जाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल पैरामीटर्स कितने हैं, ये हैं 1,22,000, मतलब 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन पैरामीटर्स हैं। CNN पे जब हमने साइफर 10 डाटा सेट ट्रेन किया CNN के साथ, तो सिर्फ 0.1 मिलियन पैरामीटर्स हैं। हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में ANN ट्रेन किया था साइफर 10 डाटा सेट पे, सेम उसके साथ हमारे पैरामीटर से 1.7 मिलियन पैरामीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस है। सेम डाटा सेट पे आपको जो आउटपुट मिल रही है सिर्फ 0.1 मिलियन पैरामीटर से, और ANN वही काम कर रहा था 1.7 मिलियन पैरामीटर से। तो आप CNN की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और वो क्यों स्पेशल है, जब भी हमारे पास हमारे पास इमेजरी से रिलेटेड काम आ जाता है तो उसके अंदर, क्योंकि दिस इज़ स्पेशली मेड फॉर इट। आगे अब हमारा काम ये रह जाता है कि जो मॉडल हमने आर्किटेक्चर डिफाइन किया था, जस्ट हमने उसको कंपाइल करना है और कुछ हाइपर पैरामीटर्स हमने उसमें बताने हैं और दैन उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके, मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ ताकि हम इसको आपको बताते भी जाएं, मीनवाइल मॉडल हमारा जो है वो ट्रेन हो जाए। मॉडल कंपाइल कर रहे हैं, उसके अंदर हम ऑप्टिमाइज़र बता रहे हैं, एडम, लर्निंग रेट बता रहे हैं। सो अब अगर मैं नोटबुक पे वापस आऊँ तो हमने अब जो अपने हाइपर पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं उसके अंदर ऑप्टिमाइज़र बता दिया, लर्निंग रेट हमने बता दिया। अब आप लोग जब खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये हाइपर पैरामीटर्स हर किस्म के डाटा सेट, हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए सेम नहीं होते। सेम प्रॉब्लम पे आप मल्टीपल क्या कहते हैं वेरिएशंस ऑफ हाइपर पैरामीटर्स ट्राई करेंगे, उसके बाद जाके आपको एक ऐसा मॉडल मिलेगा जो एक आपको ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो दे रहा होगा। आपके हिंट के लिए मैंने एडम ऑप्टिमाइज़र के अलावा जो और यूज़ होते हैं ऑप्टिमाइज़र्स, वो मैंने कमेंट में लिख दिए हैं, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से लॉस फंक्शन है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, तो कमेंट्स में मैंने ऐड कर दिया है कि कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के अलावा और लॉस फंक्शंस कौन से हैं। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा। एक और जो कमांड मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करके आएँ, मॉडल जहाँ पे हमने डिफाइन किया है जी जी, वहाँ पे भी मैंने आपके लिए कमेंट ऐड किया है। आप देखिए ये जो मैक्स पूलिंग है इसके बिल्कुल नीचे वाला कमेंट देखिए, ठीक है। इसमें हमने स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। जब आप एक दफ़ा तो इस प्रोग्राम को लर्न करें और एग्जीक्यूट करें, लेकिन जब आपने वाकई में इन डेप्थ लर्निंग करनी है तो आपने सब चीज़ें ट्राई करनी है। अब आगे मॉडल आपने कंपाइल कर लिया, उसकी कंपाइल जब आप करें तो उसकी जितनी हाइपर पैरामीटर्स थे वो आपने दे दिए। अब मॉडल की आपने ट्रेनिंग करनी है, तो ट्रेनिंग के लिए आपके पास फिट का जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। उसके अंदर आप क्या क्या पास करेंगे, उसके अंदर आप पास करेंगे आपका ट्रेनिंग डाटा, उसके जो लेबल्स हैं वाई ट्रेन के अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, बैच साइज़ आपने बताना है। यहाँ पे मसला ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल सिस्टम पे ट्रेन करें तो आपका बैच साइज़ प्रॉबेबली 4 के ऊपर चल जाए या 4 पे भी ना चले। क्यों? बैच साइज़ के अंदर आप बता रहे होते हैं कि 1000 इमेजेस है तो एट अ टाइम आपने 2 इमेजेस को लेना है या 4 इमेजेस को लेना है। अब यहाँ पे बैच साइज़ 32 है तो वो 32 का बैच ले रहा है, हर टाइम 32 इमेजेस ले रहा है, उनको ट्रेन करता जा रहा है हर उसके ऊपर। तो उसकी एक ईपॉक तब कंप्लीट होगी जब वो तमाम इतने बैचेस जो उसने टोटल डाटा सेट के बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल 60,000 इमेजेस हैं या 50,000 इमेजेस हैं, आप उसको 32 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो बैचेस के बन जाएंगे। इतने बैचेस एक ईपॉक में जो है वो लेता है। तो हमने क्या किया है कि आपके लिए सिंपल इस टाइम 5 ईपॉक्स के लिए ट्रेन किया है इस मॉडल को, और वैलिडेशन डाटा सेट हमने साथ बता दिया कि एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के अंदर आपके पास आपने इसको वैल्यूज़ भी शो करवाए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ये जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है? वी हैव जस्ट यूज्ड 5 इपॉक्स। आपने 10, 15, 20, 50, तो जहाँ पे आपको लगे रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं और हाइपर पैरामीटर चेंज करके वो आप कर लें। ये हमने रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली क्या था और प्रेडिक्टेड क्या है। ये हमने कोड लास्ट क्लास में भी आपसे ये वाला सेल शेयर किया था। जी So that's it. जी। अब ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं
और रिजल्ट्स के अंदर हमने कुछ इमेजेस प्रेडिक्ट करवाई हैं और उसके अंदर हमने साथ क्या किया, उसका एक्चुअल लेबल एक्चुअली क्या थी, कैट थी, प्रेडिक्टेड क्या है, कैट है। और इसके अंदर कुछ मैं आपको ऐसी इमेज दिखाता हूँ जिसके अंदर उसके रिजल्ट जो है वो गलत हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जहाँ पे मेरा कर्सर है कि एक्चुअली एयरप्लेन था बट प्रेडिक्टेड आ रहा है डियर। सो क्यों, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये सिर्फ 5 इपॉक्स पे ट्रेंड मॉडल है और इसकी जो हाइपर पैरामीटर के अंदर जो ट्यूनिंग है और वेरिएशन है वो बिल्कुल भी नहीं की गई। तो ये बिल्कुल इनिशियल और बेसिक लेवल का मॉडल है जिसको आप लोग इस टाइम अपनी स्क्रीन पर इसकी जिसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। बट स्टिल आफ्टर 5 इपॉक्स इसके रिजल्ट बहुत बेहतर हैं एक ANN जो कि फुली ट्यून्ड और ऑप्टिमाइज हो अपने हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर। सो ये आप लोगों के लिए एक कोड है। इसके साथ एक आप लोगों के साथ स्लाइड्स के साथ ये भी शेयर हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ ये डाटा सेट नहीं है। आप जाके एक्सप्लोर करें कि साइफर 10 के साथ हाँ एमनेस यूज़ कर सकते हैं, फैशन यूज़ कर जी बिल्कुल। और भी इसके अलावा RGB के अंदर आपके पास बहुत सारी वेरिएशन डाटा सेट की मौजूद होती है जो टेंसरफ्लो आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करे, तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। देन कस्टम डाटा सेट के ऊपर भी जाएं कि आप उसको कस्टम तरीके से लोड कर सकें और जो ऑपरेशंस आप डिफ़ॉल्ट फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं आपको पता चले कि बैक एंड पे वो भी क्या कर रहा है, ताकि मज़ीद क्लैरिटी आए, आप उसके अंदर खुद भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकें जब आप मॉडल को एक ट्रेन कर रहे हों। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड और आप प्लीज़ खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।